चलिए हेडलाइंस के बाद बात करते हैं खबरों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने 50वीं बार अपने मन की बात करेंगे। इसके लिए बीजेपी देश भर में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जनता को प्रेरित कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि देश के बड़े और चुनिंदा शहरों में इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इसमें प्रदेश के रामनगर को भी चुना गया है, जहां ऑडिटोरियम हॉल में इसके लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जहां कार्यकर्ता और जनता पीएम के मन की बात को सुन सकेंगे। राजधानी देहरादून के रिस्पना और विंदाल नदियों में फैली गंदगी पर चिंता जताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचने वाली गायत्री फिर एक बार मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही हैं। गायत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 50वें एपिसोड के लिए आमंत्रित किया है, जहां स्वच्छता पर गायत्री अपने विचार और सुझाव रख सकेंगी। गायत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के जरिए 26 मार्च 2017 को रिस्पना नदी में फैली गंदगी की बात रखी थी। प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है, जिनसे हमारे सहयोगी सत्येंद्र ने बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम में देहरादून की गायत्री ने रिस्पना की बुरी हालत को देखते हुए अपनी मन की बात रखी थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने आज 50वें एपिसोड में खुद गायत्री को दिल्ली बुलाया है और उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन उनके परिवारजन आज बड़े खुश हैं कि आज वो उनकी जो बालिका है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगी और उनसे यहाँ की स्थिति से रूबरू कराएंगे। सर, आज आपकी बेटी वहाँ पहुँची है, किस तरीके की आपको खुशियाँ आपको लगती हैं? जी, खुशी तो माँ बाप के लिए होती है, माँ बाप को बहुत खुशी है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और अब मैं ये चाहूँगा, पहले तो धन्यवाद करूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, और जैसे उन्होंने काम कर रहे हैं, जैसे वो करना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वही करते हैं, और जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। पूरे देश इतना खुश है उनके लिए आज, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारी बेटी ने जो बात की थी यहाँ की गंदगी के विषय में, नदी की, रिस्पनापुर नदी और ये आपका बिंदाल नदी के विषय में, वो उसी विषय में उन्हें प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है दिल्ली। आज करीब 11 बजे बात होगी, वो जो भी होगी, बाकी तो जब आएगी बाद में पता लगेगा। सर, आपसे एक बार दोबारा बात कर लेता हूं, क्योंकि बात करीब 20 माह पुरानी है जब इन्होंने मन की बात में एक रिस्पना की बात की थी। लेकिन रिस्पना को देख के आपको लगा है कि तब से कुछ हुआ है? नहीं सर, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। भाई यह है कि शहर में कुछ काम चल रहा है, हो रहा है, पर नदी के विषय में तो जितनी बात हुई थी उससे भी ज़्यादा और गंदगी हो रही है। क्योंकि यहाँ का जो हमारा उत्तराखंड सरकार है, कोई भी इस विषय में कोई ध्यान नहीं देता। पर अपने प्रधानमंत्री जी से ज़रूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री जी आए हैं, और शायद दोबारा ऐसे नहीं मिलेंगे। ये पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जी आए हैं जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, और जो चाहते हैं कि सब अपने घर में अच्छे से रहें और साफ़ सुथरा रहे हर चारों तरफ वातावरण। लेकिन उनकी बात वो कहते ज़रूर हैं, लेकिन पब्लिक या समाज नहीं सुनता उनकी बात को, और पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन पब्लिक समाज नहीं समझ पा रहा है। ये थे गायत्री के परिवार वाले, जो कि गायत्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से खुशी तो है, लेकिन एक ऐसा संदेश भी ये देने चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अभियान जो चल रहा है, उसके तहत रिस्पना और बिंदाल एक बार फिर पुनर्जीवित हो। कैमरा पर्सन अनिल लेगी के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। राज्य में निकाय चुनाव के नतीजे आए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में बीजेपी की प्रत्याशी पर सवाल उठाए थे। तो अब कोटद्वार में बीजेपी की प्रत्याशी नीतू रावत के पति और लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने सीधे वन मंत्री हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है। कोटद्वार में मिली हार की वजह भीतरघात को बताया और कहा कि दूसरे दलों से आए नेता अब भी अपनी कार्य संस्कृति नहीं बदल पाए। निश्चित रूप से देखो, भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात भी हुआ है, और मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की संस्कृति ऐसी रही है, जो आए हैं अभी हमारी पार्टी में, वो समझते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत क्या है। तो मुझे लगता है कि वो लोग अभी हमारे साथ समरसता की भावना में नहीं आ पाए हैं और हमारे साथ भी मेलजोल नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग थोड़ा सा जो पूर्व की संस्कृति है उसी को ही यहाँ पर लोगों के ऊपर प्रतिरोपण करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी दूर करेंगे और नए तरह से संगठन करेंगे, और क्योंकि लोकतंत्र में हार और जीत जो है दोनों होती हैं। और
लेंसडाउन के विधायक ने हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए तो वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी के विधायक को निशाने पर ले लिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि दिलीप रावत के परिवार की पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है और इसीलिए वो ऐसी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी बहुत लंबे समय तक मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस पृष्ठभूमि से रहे और मुझे तो इसलिए याद है कि जब मैं 1980 में विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति करता था, तो स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी 1980 से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। 93 में मैं जब विधायक जीतकर भाजपा से गया तो स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी उस समय फिर कांग्रेस से ही चुनाव लड़े और कांग्रेस से हारे। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत लंबी पृष्ठभूमि स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी और मेरे छोटे भाई दिलीप रावत जी की कांग्रेस की, जनता पार्टी की, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की है। तो शायद वो उनके इर्द गिर्द शायद कांग्रेस से कल्चर के लोग ज्यादा हैं। निकाय चुनाव में हार पर बवाल मचा है तो नगर निगमों में मेयर सीट पर जीते प्रत्याशी फिलहाल 7वें आसमान पर है, लेकिन जल्द ही उनका जो हनीमून पीरियड है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि 7 में से 6 निगमों में हाल ऐसा है कि मेयर फूलों का नहीं बल्कि कांटों का ताज साबित होने वाला ये पद। रिपोर्ट देखिए आप। मेयर चुने जाने के बाद चेहरे पर छलकती ये खुशी ज्यादा दिनों की नहीं है। नगर निगमों में कामकाज शुरू होते ही मेयर बने इन सभी धुरंधरों की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जनता ने जनादेश ही ऐसा दिया है। देहरादून को छोड़ दें तो अन्य निगमों में जनता ने अल्पमत की सरकार बना दी है। जी हाँ, जिस पार्टी का मेयर चुना गया है बोर्ड में उसके पास पार्षदों का बहुमत है ही नहीं, लिहाजा किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए मेयरों को। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की अनीता शर्मा मेयर चुनी गई, लेकिन निगम बोर्ड में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। 60 पार्षदों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 19 पार्षद हैं। बोर्ड में बहुमत के लिए 31 पार्षदों की जरूरत है। यानी हरिद्वार की कांग्रेसी मेयर को किसी भी फैसले के लिए बड़े पापड़ बेलने होंगे, क्योंकि निगम का हर काम बोर्ड से पास होने के बाद ही होता है। करीब करीब यही हाल अन्य जगहों का भी है। हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश में बीजेपी के मेयर हैं। किसी भी जगह बीजेपी के पास पार्षदों का बहुमत नहीं है। कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी की मेयर है, लेकिन कोटद्वार में कांग्रेस के पास पार्षदों का बहुमत नहीं है। अब देहरादून के सुनील उनियाल गामा ही अकेले ऐसे भाग्यशाली है जिनके पास निगम बोर्ड में बहुमत है। गामा के पास 100 में से 60 पार्षदों का समर्थन है। लिहाजा अब अन्य 6 शहरों में ये मेयर की काबिलियत होगी कि वो अपना काम कैसे निकलवाते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं नाम की सियासत की। देहरादून एयरपोर्ट का नाम बदलने पर सियासी घमासान हो गया। कैबिनेट की बैठक में देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम भी बदला गया। राज्य कैबिनेट ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि उनकी सरकार तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पहले ही बदल चुकी थी और आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पर रख चुकी थी। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य कैबिनेट के फैसले पर सवाल उठाए, तो वहीं राज्य सरकार भी डिफेंसिव मूड में नजर आ रही, क्योंकि नाम आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। इन दिनों देश में जगहों और शहरों के नाम बदलने का नया चलन शुरू हुआ है। पहले हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड में नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रखने का फैसला लिया है, जबकि इस एयरपोर्ट का नाम हरीश रावत सरकार ने पहले ही आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पर रख दिया था। लिहाजा अब नाम बदलने से सियासी भूचाल आ गया है। हालांकि अब त्रिवेंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है। हो सकता है शासनादेश ना, उन्होंने ऐसी सैकड़ों घोषणाएं की हुई है जिनका शासनादेश हुआ नहीं, वो जहां जाते वहीं घोषणा कर देते थे, जिसका कागजों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जानकारी में अगर ऐसा होता तो अधिकारी अवगत कराते। अब किसी अधिकारी ने अवगत नहीं कराया। सारा एक डिटेल रूप में रखा जाता है, लेकिन इस तरह की कोई बातचीत सामने नहीं आई थी। और यदि होगा तो उसको निकलवा के देखेंगे क्या है। अब इस मामले पर हरीश रावत ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश रावत का कहना है कि वो खुद अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी और जगह का नाम उनके नाम पर होता तो ज्यादा बेहतर होता। ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का सीधा संबंध केदारनाथ आदि यात्राओं से भी है, तो हमने आदि गुरु
शंकराचार्य के नाम से उस एयरपोर्ट का नाम रखने का फैसला किया था। अब ये वर्तमान सरकार को देखना है कि उस फैसले का सम्मान करना चाहती है या जो है नाम बदल करना चाहती है। निकाय चुनाव के बाद मुद्दों से खाली हुई प्रदेश की राजनीति को सरकार ने ही खुद ब खुद एक नया मुद्दा दे दिया है। अब हालांकि सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी या नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। देहरादून में शिक्षकों के छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र और परिजनों ने शिक्षकों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला कैंट थाने क्षेत्र के डीडी कॉलेज का है, जहां बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एक नहीं बल्कि 6 टीचर्स ने मिलकर बुरी तरह से पीटा। परिवार के मुताबिक छात्र शिवम जो है वो एग्जाम देने गया और गलती से मोबाइल ले गया। जब इस बात की जानकारी कॉलेज के टीचर्स को हुई तो उन्होंने शिकायत करने के बजाय उसे बुरी तरह से लात, घूंसों और बेल्ट से पीटा। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इतना मारा ना, मैं आपको 6 टीचर मिलकर जो मारा ना, जमीन इसने बचाव के लिए अपना हाथ बचाया तो इतने में और जो वहाँ के लोग, अन्य लोग थे वहाँ के 6 टीचर, जो भी वहाँ के अकाउंटेंट वगैरह जो भी, वो सब आ गए और उसको मारना शुरू कर दिया। और उसको इतना मारा, इतना लेटाकर उसके बाल खींच कर, चक्कू उनके पास ब्लेड था जो काम करने का वहाँ ऑफिस का, वो लाके उससे मार, उन्होंने पूरी मतलब कि पूरा करा। टीचर्स होकर मतलब बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात है ना। जी हाँ जी, हमने पुलिस कंप्लेंट करी है। देहरादून में चल रहे वैली ऑफ वर्ड्स के इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के दूसरे दिन स्कूली बच्चों ने बॉलीवुड फिल्मों पर वाद विवाद किया। आजकल बनाई जा रही फिल्मों पर बच्चों ने अपना नजरिया पेश किया। बॉलीवुड फिल्मों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे बच्चों ने डिबेट के जरिए साझा किया। दूसरे सत्र में पीएन हक्सर और इंदिरा गांधी पर जयराम रमेश द्वारा लिखी पुस्तक इंटरव्यूड विद पीएन हक्सर और इंदिरा गांधी के बारे में भी जानकारी दी गई। पुस्तक में उनके कार्यकाल के दौरान देश में माहौल, उनकी कार्यशैली और उनके सोचने के नजरिए और मीडिया जो है उन मुद्दों को पेश किस तरह से कर रहा है, इस पर भी जयराम रमेश ने बातें रखी। सत्र में लेखक, पत्रकार सलमान टुली भी मौजूद रहे। सिनेमा सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी पे पड़ता है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा सिनेमा को देखती है, क्योंकि जो पुराने हमारे माता पिता लोग हैं वो तो पुरानी फिल्मों को ज़्यादा देखते हैं। और आज के गाने देखें तो शायद उनमें जो ऐसे शब्द हैं जो युवा पीढ़ी को नहीं बताने चाहिए, या वो शब्द तो अलग ही बनाए जाते हैं, ना तो वो हिंदी होते हैं ना वो इंग्लिश होते हैं, एक अलग ही भाषा का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश। और जो आम जनता और युवा अपनी ही भाषा में ले रही है आजकल वो, क्योंकि आज ना तो वो हिंदी के रह गए हैं ना वो इंग्लिश के रह गए हैं, तो शायद सबसे बड़ा प्रभाव सिनेमा का युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। मैं ये समझूंगा कि बॉलीवुड हिंदी के साथ जुड़ी और जिसने इंडिया को इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया है, और जो कि सोशल डिफरेंसेस थे सोसाइटी में, जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, उन सब के लिए क्योर की तरह काम किया है और यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। आज शायद ही कोई होगा जो किसी भी प्रॉब्लम को नहीं जानता होगा। हर कोई अपने सॉल्यूशन को अपने, क्योंकि सिनेमा से देखता है, बॉलीवुड से देखता है, तो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसके थ्रू निकाल रहा है। आजकल पुस्तक ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ज्ञान हासिल करते हैं। किताब लिखना बड़ा मुश्किल है, पर किताब पढ़ना भी उसे भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये लिट फेस्ट का आयोजन होना बहुत, मैं समझता हूँ, मैं इसका स्वागत करता हूँ। दूसरे साल मैं यहाँ आ रहा हूँ, पिछले साल में भी मैं यहाँ आया था। यहाँ लोग, बच्चे हैं, कई और भी लोग हैं, आते हैं, बुक ऑथर से मिलते हैं, किताबों के बारे में बात होती है, और ये सब अच्छा है, क्योंकि किताब से जो मुझे ज्ञान मिला है और किसी से नहीं मिला, और कहीं और कोई सोर्स से नहीं मिला मुझे। चीनी मिलों का पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कई किसानों का बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से किसान शुगर मिलों को गन्ना देने से कतरा रहे हैं। लेकिन काशीपुर में हुई गन्ना मूल्य निर्धारण समिति की बैठक के बाद जिले के किसानों को थोड़ी उम्मीद जगी है कि जल्द ही किसानों का बकाया भुगतान किया जाएगा। गन्ना मूल्य निर्धारण समिति के सदस्य सुशील त्यागी का कहना है कि यूपी की तर्ज पर किसानों को गन्ने का मूल्य मिलने की उम्मीद है, जिससे किसान अपना गन्ना मिलों को समय से डाल सकेंगे। अपने पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और अपनी कॉरपोरेशन मिल के 2 महाप्रबंधक, प्राइवेट शुगर मिल लक्सर के महाप्रबंधक और किसानों के प्रतिनिधि, माननीय कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग तय हुई, उन सब ने अपने जो भी प्रत्यावेदन थे मूल्यों को लेकर, एक किसान को 1 बीघा खेत में क्या उसकी लागत आती है, क्या उसका खर्च आता है, इन सब बिंदुओं को मिलाकर ये तय हुआ कि जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी पंतनगर विश्वविद्यालय की 399 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, उस सब को मानकर
और निर्धारण समिति का जो प्रारूप था वो हम शासन को देंगे। सरोवर नगरी की नैनी झील को लेकर चिंता हमेशा ही बनी रहती है, मगर इस बार भी पानी का संकट आने वाले दिनों में होने वाला है। झील का जलस्तर घटने लगा है तो पर्यावरणविदों में चिंता झील को लेकर छाने लगी है। नवंबर महीने में ही नैनी झील में 2 फीट पानी कम हो गया। हालात ये है कि शहर में जल संस्थान की रोस्टिंग के बाद भी झील में आने वाले दिनों के लिए पानी बचाने का अलार्म दे दिया गया है। हालांकि झील से तेजी से गिर रहे पानी के स्तर के बाद सिंचाई विभाग ने पानी की खपत को कम करने के लिए जल संस्थान और जिला प्रशासन को कहा है, तो विंटर रेन पर भी आस लगी है। सप्लाई के विड्रॉल पे डिपेंड करता है बेसिकली, तो वाटर सप्लाई जिस हिसाब से लिया जा रहा हो उसी के अनुसार ही लेक लेवल में फॉल आ रहा है। फिर विंटर रेन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विंटर रेन नहीं हुई तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको मेंटेन करने के लिए लगातार जिला प्रशासन और जल संस्थान से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है कि आवश्यकता अनुसार ही वाटर सप्लाई मेंटेन करें। ये भी है कि जो विंटर रेन्स थी वो नैनीताल में पिछले 7-8 साल में अगर आप देखें तो ना के बराबर हो गई हैं। जो बर्फ़ गिरती थी, जो कई दिनों तक पहाड़ों पर मौजूद रहती थी, जिसकी वजह से हमारे स्प्रिंग्स रिचार्ज हो जाते थे, वो भी अब ना के बराबर हो गई है। तो ये कई कारण हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन का भी रोल है और साथ में बढ़ी हुई पॉपुलेशन का भी रोल है, जो हमारी झील का जलस्तर हर गर्मियों में कम हो जाता है। अल्मोड़ा और उसके आसपास के इलाकों को चाय बागान के जरिए पर्यटन के मानचित्र में लाने की कवायद तेज हो रही है। जिला प्रशासन और उत्तराखंड टी बोर्ड ने कौसानी के बाद चौकुटिया और धौला देवी में टी गार्डन विकसित करने की योजना बनाई है। नए प्लान के तहत चाय बागान के जरिए युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही इससे पर्यटन से भी जोड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। प्रदेश सरकार की जो ये पहल है चाय बागानों को बढ़ाने की, उत्तराखंड के और कुमाऊं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ जो बंजर पड़े हुए हैं। अगर उन बंजर पहाड़ों में चाय के वृक्ष लगाए जाएं और उनका पौधारोपण किया जाए। ये एक प्रकार का पहली बार एक पहल की गई है जनपद में, जहाँ पर टूरिस्ट जो जागेश्वर आते हैं या आसपास जाते हैं वो गरुड़ाबाद जाकर टी एस्टेट में घूम सकते हैं तथा वहाँ भी आनंद ले सकते हैं तथा चाय कैसे उत्पादित होती है, कैसे बनती है, उस पर भी अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18UP उत्तराखंड। नमस्कार।